हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 और जिसमें सीखेंगे बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है और इससे फोर्स का डेरिवेशन कैसे हुआ है, फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सब सीखेंगे आज। तो कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए बच्चे। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, कैसे इंटरेस्टिंग है आइए देखते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक बॉडी है जिसका मास है कितना m, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, किसी वेलोसिटी से मान लो जा रहा है। ठीक है, और इसकी मैं इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूं, कितना u, और जा रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जैसे ही आपने एक फोर्स अप्लाई किया, धक्का दे दिया, इसे कुछ धक्का दे दिया इसे, सोचो अगर आपने फोर्स अप्लाई किया F तो क्या होगा। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसकी स्पीड क्या होगा, स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब यू कह सकते हैं इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। आपने पिछले लेक्चर में मोमेंटम पढ़ा है ना बच्चों, अगर स्पीड चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज होगा, मास चेंज होगा तो भी मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं इनिशियल मोमेंटम, और इसका वेलोसिटी होता है u से v। तो क्या हुआ, मास तो वही है, मोमेंटम चेंज हुआ। यहाँ मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। और बच्चों वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम में चेंजेस आ जाता है। किस में चेंजेस आता है, मोमेंटम में। तो मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर हम इसको मोमेंटम को चेंज होने में टाइम वेरी स्मॉल मानते हैं, कितना dt टाइम, कितना टाइम dt टाइम लगा, वेरी स्मॉल टाइम मोमेंटम चेंज होने में। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, वेरी स्मॉल dp। तो ये है dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाएंगे, ये भी वेक्टर है। क्लियर, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगी उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंजेस का रेट होगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम जो रेट है, रेट वो ज़्यादा होगा जब आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। बाय एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने बताया, यही चीज़ बताया। और इन्होंने कहा कि बस यही लॉ को होते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। मतलब इनका जो ये स्टेटमेंट दिया इसी को बन गया सेकेंड लॉ। बाद में फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए इस प्रोपोर्शनल को क्या किया इन्होंने, इक्वल किया और एक कांस्टेंट लिया। क्या कहा, एक कांस्टेंट लिया, उसको माना के वेक्टर f, और इस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने 1 बताया। क्या बताया, 1। तो k की वैल्यू 1 होती है एक्सपेरिमेंटल के बेस पे। किसके बेस पर, एक्सपेरिमेंटल के बेस पे। तो यहाँ हो जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू dp अपॉन dt। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ, या इसी को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। इसी को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो मोमेंटम में चेंजेस आया हुआ है, नोट करिए बच्चों यहां तक। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया है। तो अब मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, क्या ये आपका फोर्स है, कहोगे यस सर फोर्स है। क्या इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ। देखो वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, सिर्फ वेलोसिटी की अगर बात करें, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बोलो होता कि नहीं होता।
तो यहाँ जो P है ना, ये फाइनल मोमेंटम, अगर हम मान चलते हैं सिर्फ P की बात करें और dP बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम है। तो P की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। भाई U से V हो गया, तो अब तो इसके पास यही मोमेंटम बचा है ना, मास इनटू वेलोसिटी। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी डी डी टी ऑफ एम इंटू वी, क्या है, एम इंटू वी, ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ जो m है वो एक ही बॉडी है, मतलब मास में कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है, ना मास इसमें इंक्रीज किया जा रहा है ना डिक्रीज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, क्या है, m कांस्टेंट अगर है तो इसको बाहर कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, क्या, वेक्टर f इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, और द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बच्चों होता है एक्सलरेशन। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, एक्सलरेशन, तो m इंटू क्या जाएगा, वेक्टर a। तो ये फोर्स का एक फार्मूला बना, क्या, m इंटू a। इसका बच्चों हम अक्सर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा कि वेक्टर जो f है वो कितना है, मास इनटू एक्सलरेशन के बराबर होता है। तो यही है फोर्स का फार्मूला, है ना। किसका फार्मूला है, फोर्स का। तो बच्चों जो वेक्टर f है यहाँ पे, ये और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसके कंपोनेंट्स ले सकता हूँ, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। तो दोनों के, इसके और इसके, हम तीनों कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर f को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ वेक्टर fx ऐसे, वेक्टर fy प्लस वेक्टर fz, ये तीनों जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, वेक्टर a को वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay प्लस वेक्टर az, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको देख करके हम वेक्टर fx इक्वल टू मास इनटू वेक्टर ax लिख सकते हैं, और इसको देख करके हम लिख सकते हैं वेक्टर fy इक्वल टू मास इनटू ay, है ना। तो कंपोनेंट्स कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, वेक्टर fx इक्वल टू मास इनटू वेक्टर ax, वेक्टर fy कितना बनेगा, मास इनटू ay, और वेक्टर fz कितना हो जाएगा, मास इनटू az। ये आपका तीन कंपोनेंट बच्चों बन जाता है, क्लियर, x और y और z एक्सिस के अलोंग। तो मैं चाहूंगा ये भी आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो बच्चों, है ना। वेरी सिंपल है। तो फोर्स को हम भी लिख सकते हैं इस तरह से, और एक्सलरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो फोर्स की वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगी, क्लियर है। और इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड, है ना, क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, सिर्फ सिंपली F इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सलरेशन। बच्चों आप लोग इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लिया बच्चों। हम इसको करेंगे इरेज, तो इरेज करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इसकी यूनिट्स के बारे में। और यहाँ पर हमने मास को कांस्टेंट लिया था, है ना बच्चों, मास को कांस्टेंट लिया था। इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, जब कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे, क्या, फर्स्ट फंक्शन ये है और ये सेकंड फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन में दो क्वांटिटीज का जो मल्टीपल होता है, तो फर्स्ट फंक्शन होता है इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब यहाँ डी वी बाई डी टी हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी डी टी ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एम। अगर मास वेरिएबल है, मतलब जो बॉडी है उसका मास कभी इंक्रीज करा के तब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास गेन कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, उस केस में हम फोर्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, क्लियर है।
याद रखना। अगर एक पॉइंट पर, एक बॉडी पर मान लो एक फोर्स है वेक्टर F1, एक फोर्स ऐसे लग रहा है वेक्टर F2, है ना, कई फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर F3, हम n फोर्स मान लेते हैं। कितने फोर्स? n फोर्स। तो इस पर कुल नेट फोर्स कितना होगा? तो जब भी नेट निकालेंगे F नेट, वो हम सबका वेक्टर सम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेक्टर सम। वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, ऐसे बच्चों हम जोड़ करके निकाल लेते हैं वेक्टर Fn। क्लियर बच्चों? इसको भी आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लगे तो उनका जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम साइन के साथ ऐड करने को वो वेक्टर सम कहते हैं, वही नेट फोर्स होगा उस बॉडी पर। क्लियर है? मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर सम। और ये तब यूज़ करेंगे जब मास कांस्टेंट ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है ये मास कांस्टेंट है किसी बॉडी का, तो ये अक्सर ये जो क्वेश्चन है, जो ये फार्मूला है वो आपको जनरली मिल जाएगा उसमें रॉकेट वाले केस में, रॉकेट प्रपल्सन वाले केस में इसका यूज़ होता है। ठीक है ना बच्चों, रॉकेट प्रपल्सन वाले में। और ये जनरली हम कहीं पर भी अप्लाई कर देते हैं जहाँ पर मास कांस्टेंट है। ठीक है, रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, फ्यूल सहित रॉकेट का मास कुछ होता है, जब फ्यूल जलने लगता है तो मास क्या करता है, वेरी करता है। उस केस में हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है ना। तो इरेज करते हैं इसको बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे। वेक्टर कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया, इसकी वैल्यू भी सीख लिया। यही है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर बच्चों। अब बात करेंगे इसके यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में। तो जो इसकी यूनिट्स होती है बच्चों, यूनिट्स वो दो कैटेगरी में बटी हुई है। एक एब्सोल्यूट यूनिट होती है, एब्सोल्यूट। एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है। एब्सोल्यूट में एसआई सिस्टम में, एब्सोल्यूट में एसआई सिस्टम में होता क्या है, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। डायन मत समझना बच्चों, हाँ डाइन, डायन मत समझना गलती से भी, डायन नहीं, वो चुड़ैल। हाँ न्यूटन। और कोई बच्चा सोच रहा है न्यूटन की सिस्टर थी लगता है डाइन, है ना। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट आप लोग जानते हैं, फेमस साइंटिस्ट थे। और इनका एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का है, बन गया एब्सोल्यूट, और सीजीएस बना डाइन। और दोनों में खास रिश्ता होता है। रिश्ता ये होता है बच्चों कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घाते 5, 10 की पावर 5 डाइन होता है। इतना रिश्ता होता है इनमें। और ग्रेविटेशनल में एसआई सिस्टम में, किसमें? एसआई सिस्टम में ही, एसआई सिस्टम में ही ये होता है KGF, वाह, किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स या इसी को केजी वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी वेट। और सीजीएस में होता है GF, GF वो मत समझना बच्चों, जो GF होती है, हाँ गर्लफ्रेंड, सर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं बच्चे। और ये किलोग्राम गर्लफ्रेंड, 1 किलो गर्लफ्रेंड है ना बच्चों। तो GF का मतलब ग्राम फोर्स, KGF का मतलब किलोग्राम फोर्स, KG वेट का मतलब किलोग्राम वेट, GF का मतलब ग्राम फोर्स या ग्राम वेट ये होता है। और 1 KGF ये होता है बच्चों 9.8 न्यूटन। और 1 GF होता है बच्चों 980 डाइन। याद रखना सिंपल तरीके से, 980 डाइन। और पूछे कोई 1 न्यूटन कितना होता है, तो 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम। ये मास कितना हो, 1 किलोग्राम का हो। और एक्सेलरेशन कितना बॉडी में हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। अगर यही मास ग्राम में ले लेते हैं 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा जो फोर्स होता है वो 1 डाइन हो जाता है। मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। तो आप 1 न्यूटन और 1 डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर 1 डाइन कहेंगे।
तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकती हो, यही होती है इसकी यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट इसमें? तो ये आपके हो गए एब्सोल्यूट यूनिट और ये हो गए आपके ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल में एसआई कितना होता है? केजीएफ होता है, केजीएफ 9.8 न्यूटन। और जो सीजीएस होता है वो जीएफ यानी ग्राम वेट कितना होता है? ग्राम फोर्स 980 डाइन के। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखनी है, न्यूटन सेकेंड लॉ से ही है ये। और इसी में हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि इसी में फर्स्ट लॉ कैसे बताएंगे। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो, क्या हो? एक्सेलरेशन जीरो, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ए क्या होगा? जीरो होगा। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स कितना होगा? कहोगे जीरो। जब फोर्स जीरो, यही तो है सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ। मतलब कोई बॉडी मोशन में तब तक है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, यही तो फर्स्ट लॉ है ना, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यही बच्चों है न्यूटन सेकेंड लॉ। और सबसे ज़्यादा यूज करते हैं F = ma। क्लियर है? F = ma, यही है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। और इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से लॉ ऑफ फोर्स। ये फोर्स का लॉ है, इसी से फोर्स का फार्मूला बन करके आया F = ma। तो ये हम जनरली सभी जगह यूज करते हैं बच्चों। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे का जो वीडियो होगा वो किसी और टॉपिक पर लेंगे हम, जैसे कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स एक चेंज इन मोमेंटम ही होता है, चेंज इन मोमेंटम, बट उसका हम लोग बढ़िया सा ग्राफ सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो चीज़ सीखेंगे। और कुछ अपने रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ बच्चों इतना ही। नोट्स खुद से बनाएं आप लोग, इसको समझे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।